Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. And as you all know, today is Thursday and the time duration is around 8 a.m. in the morning. And today I'm creating a session for you guys. मॉर्निंग वाले टाइम पे जैसे मैं हर दिन एक मॉर्निंग में सेशन बनाता हूँ, शाम के टाइम पे एक लाइव सेशन बना देता हूँ ताकि पूरे डे के अंदर अगर आपके पास कुछ क्वेरी वगैरह होंगी यू कैन आस्क मी। और अभी सिनेरियो ऐसा होता है कि मंडे जैसा आपको पता है वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं। आज सेकंड डे है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी अगर जो न्यू दिल्ली वीएफएस वाले हैं तो आप लोग अपना पूरा चेक करते रहें थॉरोली। अगर वर्क वीज़ा के बारे में बताऊं तो 11 से आप 4 बजे के बीच में एक बार चेक कर लेना। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी वो लोग आज स्लॉट्स कुछ रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा अगर अदर कैटेगराइजेशन वाले हैं जैसे स्टूडेंट वीज़ा अदर नेशनल डिपेंडेंट, वो आप पूरे दिन भर आप चेक करो 9 से 5 बजे तक का। अगर स्लॉट्स मिलते हैं तो आप अपना बुक कर लेना। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द साउथ जोन, इफ आई टॉक अबाउट द साउथ ज्यूरिडिक्शन, तो आज ड्रॉ होने वाला है। अगर ड्रॉ होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 बजे के बीच में। आज 7 तारीख है, 7 तारीख को जो उनका ड्रॉ उन लोगों ने पहले बताया था कि नेक्स्ट वीक 7 तारीख को होने वाला है। इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी थी और बोला कि जो साउथ जोन है वहाँ का वीएफएस ओपन हो गया, पर मैंने अभी कमेंट सेक्शन चेक किया, किसी ने कल शाम को ही मेंशन करके बता रखा था। बट अभी साउथ जोन का अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रखा है। और अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखें आप लोग भी चेक कर सकते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करना, एम्बेसी की वेबसाइट जैसे आप ओपन करते हैं तो इसमें अगर डी कॉन्सुलर सेक्शन पर आप जाते हैं, कॉन्सुलर सेक्शन में जाने के बाद डी टाइप नेशनल वीज़ा के अंदर आप क्लिक करोगे, हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट पर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। जैसे यहाँ पे वेबसाइट में अपना न्यू दिल्ली की अब इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने अपडेट करी है। न्यू दिल्ली में इन लोगों ने बताया कि जो अपॉइंटमेंट आपके बुक हो रहे हैं दैट इज़ so in New Delhi you can book appointment with the help of VFS Global Registration System and apart from that अगर नीचे देखें तो इसमें अपना आपका एम्बेसी के थ्रू ही करना है। अगर कुछ भी चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और अगर जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें कोई लोग कमेंट वगैरह करता है एक बार आप चेक कर लो फिर कमेंट करो, अदरवाइज लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पहले एक बार गो थ्रू कर लेना और वीएफएस के अंदर जो चेन्नई वाला है उससे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट द मुंबई कॉन्सुलेट, आज आप वेट कर लो 8 से 10 बजे के बीच में ड्रॉ होगा और इसके रिगार्डिंग शाम के टाइम पे एक सेशन बना दूंगा और जिसमें आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका ड्रॉ होने वाला है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 15th ऑफ दिसंबर। 15 दिसंबर को आपका दूसरा ड्रॉ होगा और उसके बारे में आपको ईमेल आ जाएगा। और आज जैसे ही आपको ईमेल आएगा तो उसमें आपको नेक्स्ट ड्रॉ की इन्फॉर्मेशन भी होगी और आज के ड्रॉ का भी डेटा होगा उसमें। इसके अलावा एक बार चेकलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कल किसी ने बोला था कि नई चेकलिस्ट आई है। चेकलिस्ट आई है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें एक रफ आइडिया आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अदरवाइज जब मेरे पे टाइम लगेगा तो एक मैं क्लियर आपको एक उसमें सेशन बना के आपको बता दूंगा क्या सिनेरियो है। अगर आपको चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में यहाँ पर आप क्लिक करना है। अगर यहाँ पर देखो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप वीज़ा टाइप यहाँ पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे आपको वीज़ा टाइप के बारे में पता चल जाता है वीज़ा टाइप आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट में क्लिक करना है। नेशनल स्टूडेंट है तो स्टडी के लिए आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाला सेक्शन है इसमें आपको क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। ये चेकलिस्ट है, इसमें एक रफ आइडिया आपको मैं पूरा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पे टाइम नहीं है इतना कि मैं एक पूरा सेशन इसमें बना सकूँ। जैसे ही मेरे पे टाइम लगेगा देन आई विल मेक अ सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहली चीज़ है आपकी नेम आपको फिल करना है। इसमें नेम फिल करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना है यहाँ पे। देन आपका जो पासपोर्ट नंबर है, एक यूनिक ट्रैवल आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको पासपोर्ट नंबर कहते हैं, आपको फिल करना पड़ेगा। देन ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे ताकि जो ईमेल एड्रेस में आप में कॉन्फर्मेशन वगैरह आते रहे। अगर आपका एक बार सबमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप अपना एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है, उससे तो आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ईमेल आईडी एक रिक्वायर्ड रहता है जो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको इसमें मेंशन करना पड़ता है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है अपडेट आपको सारे उसमें आते हैं। अगर इन लोगों ने बोला प्रिपेयर ऑल, सबसे पहले जो चेकलिस्ट के ऊपर ये लोग मेंशन करके देते हैं कि अगर जो भी डॉक्यूमेंट है आपको जो भी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने फुलफिल करने हैं और वहाँ पर सबमिट करने हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपका रिजेक्शन आ सकता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है तो आप ईमेल के थ्रू दोबारा उसको सबमिट नहीं कर सकते। इन लोगों ने मेंशन कर रखा है बाद में अगर एक बार सबमिशन हो जाता है उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आप ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं कर सकते, फिर रिजेक्शन ही आएगा आपका और फिर आपको रीअपील करना पड़ता है।
तो मेक श्योर करना सारे डॉक्यूमेंट जो भी चेकलिस्ट में रिक्वायर्ड है सारे सबमिट करना एक बार में, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। सबमिशन करने के बाद आपको 15 से 15 टू 30 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आता है, तब तक आपका पासपोर्ट सबमिट रहता है वहाँ पे। इस चीज़ की ये लोग इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करते हैं। जो पहला फ्रेज अगर देखें तो प्रिपेयर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो मैंने पूरा हाईलाइट कर लिया, इसमें इन लोगों ने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। और इन लोगों ने बताया कि आप इंग्लिश में भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, पोलिश लैंग्वेज में भी अपना डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट है इसको शो कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू डोंट नो हाउ टू स्पीक पॉलिश, और पॉलिश से आप इतना फेमिलियर नहीं है, तो इंडिया के अंदर इंग्लिश में ही होता है मेनली। इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका सम अदर लोकेशन, सो जो यहाँ फाइल फुलफिल होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हम लोग मेनली इसको फिल करते हैं। फिर जो पहला कॉलम है इसमें पासपोर्ट का है। पासपोर्ट जो आपका है उसकी वैलिडिटी जब जैसे आपका वर्क परमिट एक्सपायर होगा, वर्क वीज़ा एक्सपायर होगा, उसके 3 to 6 मंथ बाद तक का की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। पहले नंबर पे आपका रिजेक्शन आपका आ जाएगा। इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी थोड़ी जब जैसे आप वर्क वीज़ा आपका लगता है तो उसके अप्रॉक्सीमेटली वर्क वीज़ा जैसे एक्सपायर होता है उसके लास्ट 3 मंथ्स तक का होनी चाहिए। और इन अ सिंपल टर्म अगर आपको बताऊँ तो 2-3 साल की आप मान के चलो। अगर इतनी नहीं है तो फिर अपना पासपोर्ट आपको प्रॉब्लम आएगा, इसमें रिजेक्शन आ सकता है पासपोर्ट वाले कॉलम पे। सेकंड कॉलम आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा कैसे फिल करना है, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड थिंग इज वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा 2 बार साइन करके उसमें, और आप एक प्रिंट आउट निकाल के देते हैं और वहाँ पर उनको सबमिट करते हैं सारी डिटेल फिल करके। देन कलर्ड फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड। जो कलर्ड फोटोग्राफ है उसका साइज़ होना चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो साइज़ है 35x45 mm की होनी चाहिए, और लास्ट 6 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और जो आपका फेस है रिजेंबल करना चाहिए उसमें, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है आपका चेकलिस्ट आपको ये लगानी पड़ेगी, और इसमें जो भी डिटेल वगैरह आपको टाइप करके फिल करनी पड़ेगी एडिट करने के बाद, और जो प्रिंट आउट आप इसका निकालेंगे एक पन्ने के अंदर आपका होना चाहिए। जो चौथा है आपकी फ़्लाइट आइटिनरी है। जो आप डमी टिकट बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलता है तो उसके 45 दिन के बाद का आप टिकट बुक करते हैं, 45 दिन के बाद से 1 साल का आप इतना टिकट बुक करते हैं, और जब आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा उसके नेक्स्ट 45 डेज़ का आप उसमें मेंशन करोगे, देन आपका 1 साल आगे तक का रहेगा वो। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपका 30,000 यूरोज़ का कवरेज रहना चाहिए उसमें। 30,000 यूरोज़ का कवरेज मेनली मांगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपनी इनके पैनल के अंदर है उसे आपको बुक करना पड़ेगा, और यहाँ जाके आपको 1 साल का चाहिए होता है। और इसमें क्लिक करोगे तो पैनल की जो भी कंपनीज़ है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी का नेम मेंशन करना पड़ेगा, इंश्योरेंस नंबर और वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। और 6 वाला जो कॉलम है डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले ओरिजिनल एंड वैलिड वर्क परमिट रिक्वायर्ड रहेगा, उसकी कॉपी रिक्वायर्ड रहेगी। इसके नीचे जो कॉलम है रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड रिटर्न ट्रैवल टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन और रेसिडेंस कंटेन इन द रेगुलेशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ पोलैंड of 23rd Feb 2015 on financial resources required from foreigner entering the territory of the Republic of Poland, and document that may confirm possibility of obtaining such funds, as well as purpose and duration of the planned stay, journey of law item 326 2015। देखो अब जो बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बैंक के फंड हैं वो हटा दिए गए हैं। अगर यहाँ पे देखो तो इन लोगों ने इंग्लिश में पूरा ऐसा डिस्क्राइब करके दे रखा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे अगर कोई भी फॉरेनर पोलैंड की टेरिटरी में एंटर करता है। इन लोगों ने बोला है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड एंड डॉक्यूमेंट दैट में कन्फर्म पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सच फंड्स। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे जिसमें उन फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन लोगों ने पूरा इंग्लिश में डिस्क्राइब करा है। बैंक स्टेटमेंट आपके रिक्वायर्ड है अगर पोलैंड में अगर आप जाते हैं वर्क वीज़ा में भी, देन ऑल्सो बैंक स्टेटमेंट इज मस्ट रिक्वायर्ड। अभी आप अगर बिना बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई करोगे रिजेक्शन आएगा आपका। अगर आपको कोई एजेंट है अगर वो ऐसा कहता है कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको कहना 6.1 वाला कॉलम अच्छे से पढ़। अगर वो पढ़ेगा तो इसमें उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब पढ़ेगा, इंग्लिश समझ आती है उसे, इंग्लिश अगर आती है उसे थोड़ा जो भी चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करता है तो आपको बता देगा। अदरवाइज़ कोई नॉर्मल एजेंट है जिसको कुछ नहीं पता, कोई ऐसी काम कर रहा तो आपको ऐसा भी कह देगा कि इसमें बैंक स्टेटमेंट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। 6.1 वाला कॉलम अगर पूरा पढ़ोगे तो दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें बारीकी से देखनी पड़ती हैं। इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी प्रोवाइड कर देता है, बट द थिंग इज़ जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। एम्बेसी ने बहुत एक स्मार्ट मूव इसमें प्ले करा है,
चेकलिस्ट निकाल दी, सारा मेंशन कर दिया। आधे लोग क्या करेंगे इसमें, बिना बैंक स्टेटमेंट के अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करोगे तो फिर 3 नंबर का आपका रिफ्यूज़ल आएगा। रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर 3 नंबर जो बैंक स्टेटमेंट वाला पॉइंट है उसमें आपका रिजेक्शन आएगा। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। एंड बैंक स्टेटमेंट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। और इसके अलावा जो कोई पूछ रहा था मेरे को KRS डॉक्यूमेंट नहीं है क्या रिक्वायर्ड है, देखो 6.2 अगर आप कॉलम देखते हो तो उसमें उन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है कि आपका जो 6.1 वाला कॉलम पहले कहता है कि वर्क परमिट और उसकी फोटो कॉपी रिक्वायर्ड रहती है, और जो दूसरा 6.2 वाला कॉलम है, इस 6.1 वाले कॉलम पे वर्क परमिट और उसकी कॉपी की रिक्वायरमेंट बोल रखी है। उसके नीचे फाइनेंशियल प्रूफ की पूरी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने मेंशन कर दी है। और 6.2 वाले में उन लोगों ने बोला KRS नंबर आपका बहुत KRS डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड। 6.2 देखो आप, प्रूफ ऑफ रजिस्टरिंग ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी, दैट इज KRS लेटर, दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड। तो KRS लेटर किसके पास नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर से मांग लो इसको, जो भी आपका एजेंट है प्रोवाइड कर देगा। दैट इज नॉट अ बिग डील। एक हफ्ते के अंदर आपका सारा डॉक्यूमेंट एक दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करके दे देंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है, कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास पूरा डेटा होता है, प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, एक साइन चाहिए होता है उनके, दैट इज व्हाट, दैट्स ऑल। यही सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। 6.3 में इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है, ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट इन द एम्प्लॉयर। जो आपका एम्प्लॉयर इन द पोलैंड, जो आपका एम्प्लॉयर है आपको ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको सारा कंपनी के बारे में मेंशन होता है और कंपनी के जो ऑफिसर हैं उसके साइन रहते हैं। इसके अलावा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम ड्यूरेशन कितना है उसके बारे में मेंशन करे रहते हैं, और सैलरी कितनी है आपकी, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर आपको कितना मिलेगा, और वर्किंग आवर्स कितने हैं, सारी चीज़ें इसमें मेंशन करे रहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपका इसमें मस्ट रिक्वायर्ड है। 6.3 दैट इज ऑफर लेटर। आप कॉन्ट्रैक्ट टू मैंडेट जो आपका ऑफर लेटर है अपने एम्प्लॉयर से आपको रिक्वायर्ड रहेगा। और इसके अलावा जो 6.4 डॉक्यूमेंट है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, दैट इज फॉर द एम्प्लॉय हु इज वर्किंग हेयर इन इंडिया लोकेशन एंड देर इज, जो भी कंपनी है, इफ इज वर्किंग इन इंडिया इन सम कंपनी और MNC में काम कर रहा है और उसकी एक लोकेशन पोलैंड में है, अगर उसका इंटरनेशनल ट्रांसफर हो रहा है तो I9 की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज फॉर देम। जो इंटरनेशनल ट्रांसफर है उसके लिए है, तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है। 6.4 इज नॉट वैलिड फॉर यू गाइज। सो द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज, जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर करने थे 6.1 वाले। इसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इसके लिए मैं एक सेशन बना दूंगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा अपलोड करने में इशू आता है। दैट्स व्हाई आई विल मेक अ सेपरेट सेशन फॉर यू गाइज वेयर आई विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्क। और अभी के लिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी का जो मेन मोटिव था दैट वॉज जो आपका बैंक स्टेटमेंट कॉलम है उसके बारे में क्लैरिटी देना था, एंड आई हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और इसके अलावा जो अदर रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, उसके बारे में एक सेशन बना दूंगा वेयर आई लेट यू नो अबाउट द थिंग। और जो टाइम लगेगा तो एक बार मैं पूरी चेकलिस्ट आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एज ऑफ नाउ। हैव अ नाइस डे।